समस्या क्या आ रही थी कि वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक से लाइट बंद हो जाती थी, पता नहीं लगता था, हीट अप हो जाती थी। बेटा बात ऐसी है कि रात को यहाँ पे लोग समझते हैं कि वो अकेले होते हैं, लेकिन वो अकेले होते नहीं हैं। पहले उसको हिलाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि जो बॉडी है वो ठंडी पड़ी हुई थी। फिर थोड़ा सा उसके नाक के आगे हाथ रखते हैं, सांस चल रही थी, और उसको हिलाते हैं कि क्या हुआ, उठ तो सही। वो ना बस धीरे से बोलता है कि अभी समय है, चले जाओ यहाँ से। वो ना पेड़ को ना ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा था, लेटा हुआ था नीचे, और बस कह रहा था बचाओ मुझे, मैं हिल नहीं पा रहा, मुझे लेकर जाओ। ये जल्दी से उसको हिलाते हैं। तो एक औरत, क्या कहना चाहिए उसको, चुड़ैल कहना चाहिए, वो बैठी हुई है। अब जैसे इनका ध्यान ऊपर जाता है, वो जो चुड़ैल थी वो उसका सर था उल्टा। सच बताऊं, उस दिन ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि उस सेठ ने ना आपकी बलि देने के लिए भेजा था आपको। लेकिन एक बार क्या होता है कि जो इनकी पत्नी है ऋषि की, ये किचन में कुछ काम कर रही थी, तो अचानक इनको ये महसूस होता है कि इनके पीछे कोई खड़ा है। जो ये है मेरे हाथ के बस की चीज़ नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। तो पूछते हैं क्या है, तो पंडित जी कहते हैं जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, ये ब्रह्मराक्षस है। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यूएट करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमारे गेस्ट है नैरेट बाय सुनील पॉडकास्ट के होस्ट सुनील जी। हमारे पॉडकास्ट के थ्रू सुनील जी शेयर किया है इंडिया के कुछ मोस्ट हॉन्टेड रियल इंसिडेंट। उनके साथ हम बात किए हैं चुड़ैल के बारे में, ब्रह्म राक्षस के बारे में, बलि प्रथा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी करके इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। सुनील जी, शुरू करने से पहले आप थोड़ा आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के लिए दे दीजिए। वैसे तो कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जितने भी जानते हैं दे नो वेरी वेल कि जो मेरा चैनल है नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट, दैट कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, और साथ के साथ ही पॉडकास्ट भी, और इसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे कोई ऐसा इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूँगी कि जो सबसे हॉरर हो और आपके लिए कुछ अलग हो, जो इंडिया का कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए क्या है ना, अब हॉरर कितना होगा ये तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में किया है कि हमारी तो हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, इतने किस्से सुन लिए, अब खुद को हॉरर नहीं लगता। हाँ, ये होता है कि कई बार कुछ ऐसे लाजवाब किस्से होते हैं जिनको सुनने के बाद कुछ समय के लिए जो दिमाग है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता इन द सेंस कि आमतौर पे जो किस्से कहानियाँ होती हैं मोर और लेस वो सेम होती हैं, है ना, कहीं ना कहीं कि भाई चुड़ैल आ गई, ऐसा हो गया, ऐसी एंटिटी आ गई। लेकिन अब उसमें उनकी जो करेक्टराइजेशन होती है, जब उनमें वो डिफरेंस आ जाए ना कुछ, फिर लगता है कि हाँ, ये इसमें दम है। जैसे मैंने कहा ना मोरलेस, कि हाँ जो वो पीछे पड़ गई, उसके पैर उल्टे हैं, दिस लाइक दैट लाइक, वो जब चीज़ें चेंज होती हैं। अब जो भी मुझे सब्सक्राइबर्स किस्से भेजते हैं या जिनको मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च नहीं कह सकते, रिसर्च तो भाई बड़ी ऊपर की चीज़ होती है, इनको पढ़ते हैं कह सकते हैं, है ना। उनमें क्या होता है कि फिर वही बात ज़्यादातर रेपिटेटिव होते हैं। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि उन पर ज़्यादा काम किया जाए जिनको सुनने के बाद एक बार कोई चौंक जाए कि यार हाँ, ये कैसे हो सकता है। अब जो ये पहला किस्सा है, अब ये है एक फार्म हाउस का। अब जैसे मैंने फार्म हाउस का नाम बोला है, कितने लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई वही होगा जी, वहाँ पर गए, वहाँ पर ऐसा हुआ, फिर सभी भाग गए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस चीज़ के दौरान क्या हुआ? अगर हम मूवीज़ को देखते हैं, कोई भी मूवी हो, सबका क्रक्स तो एक ही होता है, आखिर में विलेन हार जाता है, हीरो जीत जाता है। लेकिन उसके बीच में क्या-क्या होता है, यही असली कहानी होती है। अंत का तो सबको पता होता है। अब महाभारत है या रामायण है, लोग पढ़ते हैं, सबको अंत का तो पहले ही पता है ना कि अंत में क्या हुआ, लेकिन बार-बार क्यों पढ़ते हैं? जितनी बार पढ़ते हैं, उतनी बार नया कुछ पता लगता है कि अच्छा ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। सो किस्सों में भी ऐसा ही होता है। मोर और लेस उनके जो जो पिज़्ज़ा जैसे होता है, उसका क्या होता है, बेस तो एक ही होता है, लेकिन फ्लेवर अलग होता है।
जस्ट लाइक दैट। स्टोरीज़ भी ऐसी होती हैं, क्राइम की स्टोरीज़ भी आप देख लो, क्या होता है, ये हुआ, मर्डर कर दिया, बाद में पकड़ा गया। लेकिन उसका जो सारे इंसिडेंट सब कुछ चल रहा है वो अलग होगा। अगर वो भी अलग नहीं है तो फिर उस कहानी का फ़ायदा ही नहीं है, वो बेकार है। तो जो ये किस्सा है ना, इसमें भी यही है कि जब मैंने ये किस्सा मतलब कंसीव किया सुनाने के लिए, तो जब मैं उस चीज़ को लेके जाता जा रहा था तो मुझे भी बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें कि यार अच्छा ऐसा भी, ऐसा भी। सुरेश कुमार नाम के एक पर्सन है, तो ये इलेक्ट्रिशियन है बेसिकली। अब ना ये आमतौर पे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, जो घर घर जाके जिनको लोग बुलाते हैं कि हमारे घर का सामान, तो इनका ना तकरीबन तकरीबन क्या होता है, फिक्स ही कस्टमर होते हैं। उनको भी पता होता है कि हम 20 बार बुलाएंगे तभी जाके आएंगे। तो सुरेश कुमार भी उनमें से एक ही है। हाँ ठीक है जी, फिक्स ही कस्टमर है, एक उनका असिस्टेंट है। लेकिन ना एक बार उनको एक फ़ोन आता है किसी कस्टमर का, जो काफ़ी अच्छा वेल्दी कस्टमर था, कि हमारे एक जानने वाले हैं, सेठ जी हैं, तो उनके कुछ ना फार्म हाउस में कुछ दिक्कत है बिजली की, तो आप जाके ठीक करो और अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा। तो सुरेश कुमार कहते हैं जी जी ठीक है, मैं जाके मिल लाता हूँ। अब वो सेठ जी के घर गए, उस उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा कुछ 60 किलोमीटर दूर फार्म हाउस है, आपको ये ड्राइवर ले जाएगा। तो रात के समय में काम करना है, क्योंकि आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इनके गेस्ट आ रहे थे, तो वहाँ पर उनको ठहराना था। तो सुरेश कुमार कहते हैं जी रात का मैं नहीं करता काम। तो अभी ये उन्होंने सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि आप जो अपना बताओ क्या आपका प्राइस है। नेचुरली बात है, आप उसका एक्स्ट्रा लेंगे तो कोई बात नहीं, हम पे कर देंगे। अब सुरेश कुमार के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई 5,000 रुपये होंगे, तो चलो ठीक है, नाइट के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, खाने पीने का भी होगा, तो 7,000 बोल दूंगा। तो अभी ये सोच ही रहे थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे कि वो 7,000 का सोच रहे थे, तो सेठ जी कहते चलो 20,000 चलेंगे। अब एक एग्जाम्पल में दिमाग में इंसान 7-8 हज़ार के बारे में सोच रहा हो, तो उसको ऑफरिंग ही 20,000 की मिल जाए, तो वो क्या बोलेगा? तो कहता है हाँ ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। तो सेठ जी कहता है भी भाई रात को ना सारी रात में काम निपटा देना है, अगर मतलब कल रात रात में काम निपट गया तो मैं 5-7 हज़ार रुपये ऊपर से दे दूंगा। अब जो वो सोच रहे थे कि भाई हम पूरे 5-7 हज़ार सोच रहे थे, 5-7 हज़ार की उनको टिप ही मिल रही थी उसमें, तो ना करने वाला तो कोई सवाल ही नहीं था। अब कहते हैं चलो ठीक है, मैं चले चल पड़ता हूँ। जो उनका सेठ जी का ड्राइवर था वो कहता है कि आप इनके साथ जाओ, वहाँ पे इनको आप ड्रॉप करो, और वहाँ पर जो माली है इनका, उनको कह देना कि सेठ जी ने बोला है कि रात को रुकना है और रात को इनको असिस्ट करेंगे। देन सुबह जब काम ख़त्म हो जाएगा तो ये ड्राइवर आपको दोबारा लेने आ जाएगा, फ़ोन कर देना। अब ये भी सारा हो गया कि भाई गाड़ी में बैठ के जाएंगे, और सेठ जी ने कहा कि ऐसा करो ड्राइवर को कि 3 जानों का खाना बनवा दो, पैक करा दो, रात को इन्होंने खाना खाना होगा, उसका अरेंजमेंट भी हो गया। खैर अब ये जाते हैं वहाँ पे। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो माली मिलता है। उसको माली को ड्राइवर कहता है, काम वगैरह भी समझाना होता है वो तो बाद में ड्राइवर समझाता है, लेकिन उससे पहले माली को कहता है कि हाँ जी जी, आप ये ना आए हैं, इलेक्ट्रिशियन आए हैं, और इन्होंने जो कुछ समस्या आ रही है, बेसिकली समस्या क्या आ रही थी कि वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक से लाइट बंद हो जाती थी, पता नहीं लगता था, हीट अप हो जाती थी, इस तरीके से। तो माली कहता कोई बात नहीं, करवा देते हैं। तो ड्राइवर कहता है कि हाँ जी, वो सेठ साहब ने बोला है कि रात को आपको रुकना पड़ेगा, इन्होंने रात सारी काम करना है। अब जैसे ही वो रात का नाम सुनता है तो मालिक कहता है कि भाई मैं तो नहीं रुकता रात को। तो ड्राइवर कहता है क्यों, क्या हुआ भाई, तू कौन सा अकेला रुक रहा है, ये भी तो तेरे साथ हैं। तो कहता नहीं, चाहे सारी बारात साथ में लेकर आ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। तो अब थोड़ी सी पुछो-पेश में पड़ गई कि भाई क्या बात है। ये सुरेश कुमार जी हैं, उसको थोड़ा साइड भी लेके कहते हैं कि बाबा क्या बात है, हम भी साथ में होंगे, तो कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो वो कहता है बाबा कि बेटा, बात थोड़े बुजुर्ग थे, कि बेटा बात ऐसी है कि रात को यहाँ पे लोग समझते हैं कि वो अकेले होते हैं, लेकिन वो अकेले होते नहीं हैं, कोई और भी होती है। अब जब इशारा किया उन्होंने, तो ये हंस के कहते हैं अरे बाबा, आपको ना इस उम्र में ना मैंने सोचा भूत प्रेत ही नज़र आते हैं। बाबा हंस के कहते हैं कि भाई भूत प्रेत देखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम भी रात ना रुको, सुबह के समय काम कर लो। अब सेठ जी ने पैसे इतना दिखा दिया था कि भाई ना करने का तो सवाल ही नहीं था। वो कहता है कि नहीं नहीं, काम तो हमने करना है, अच्छी बात है, रातों रात काम करेंगे चले जाएंगे, लेकिन माली उसके बावजूद भी मानता नहीं है। अब सेठ जी को फ़ोन किया जाता है, तो सेठ जी कहते हैं बात कराओ, बात करने के बावजूद भी माली मानता नहीं है। तो फिर सेठ जी ड्राइवर को कहते हैं कि भाई तू रुक जा रात को, तो सुबह 7 को इनको लेके आ जाना। एक बात उसने ज़रूर कही सेठ ने ड्राइवर को, कि तूने बाहर ही रुकना, घर के अंदर नहीं जाना। डोंट नो कि क्या रीज़न रहा होगा,
लेकिन कहीं न कहीं ये बात अटपटी लगती है ड्राइवर को भी। ऐसा नहीं था कि वो सेठ ऐसे थे कि जो होते हैं ना ईगोइस्टिक होते हैं कि अपने नौकरों को इंसान ही नहीं समझते, अच्छा इंसान था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ख़ैर अब ये अपना काम-कुम करने की शुरुआत करने से पहले उनको सारा समझा दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको हमने टेक केयर करना है। और उस समय क्या होता है कि तकरीबन-तकरीबन रात हो चुकी थी। सर्दियों के दिन होने की वजह से रात तकरीबन हो चुकी थी। तो ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं, खाना वगैरह पहले खा लेते हैं। 3 जनों को खाना आया था, माली चला गया, ड्राइवर का खाना बन गया। तो ये तीनों जने बाहर बैठ के ही लॉन में खाना खाते हैं। अब जो उनका असिस्टेंट था सुरेश कुमार का, वो स्मोकिंग वगैरह का शौकीन साथ में, तो वो खाने के बाद स्मोकिंग करता था। लेकिन एज़ अ रिस्पेक्ट वो कभी अपने यानी कि उस्ताद के सामने नहीं पीता था सुरेश कुमार के। तो अब जब खाने वगैरह का हुआ तो वो इशारा करता है सुरेश कुमार को कि थोड़ा समय साइड पे। जो ड्राइवर था वो भी स्मोकिंग का शौकीन था। तो सुरेश हँस के कहते हैं कि जाओ भई, तुम ऐसा करो तब तक तुम अपना स्मोकिंग वगैरह करो जो करनी है दोनों जाने। मैं अंदर जाके ना स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, थोड़ा बहुत शुरू करता हूँ, तो फिर उसके बाद तुम जल्दी आ जाना। अब ये चले जाते हैं अंदर। अंदर जाते हैं, अपना प्लास वगैरह जो भी है उठाते हैं। जैसे ही ये मतलब वो आपने देखा ना वो जो वॉल्स होती हैं जहाँ पर वायरिंग होती है, एक ढक्कन सा बना होता है जिसमें वायरिंग है ना, उसको निकालते हैं। अभी इन्होंने टच भी नहीं किया होता वायर को, तो एकदम से लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा। अब इतना बड़ा फार्म हाउस और उसमें इन्वर्टर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इन्वर्टर होने के बावजूद भी बिल्कुल लाइट ऑफ, पावर कट। ये जो असिस्टेंट था और ड्राइवर था ये बाहर। यहाँ पर बिल्कुल मतलब अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने फ़ोन भी अपना रखा हुआ था साइड पे, फ़ोन भी इनको नज़र नहीं आ रहा। अब ये हाथ-हूथ मारते इधर-उधर कर रहे हैं कि भई फ़ोन नज़र आए, लेकिन मैं फ़ोन करूँ कि क्या हो गया, कट कैसे लग गया, इन्वर्टर तो हो गई। लेकिन कोई भी इनको मतलब नज़र नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा। अब ये ना इशारे-इशारे करके, क्योंकि जो जितनी भी खिड़कियाँ थी, जितने भी थे, एक और अजीब बात थी कि सबके आगे पर्दे हुए थे, है ना? पर्दे पीछे हुए थे। तो बाहर की जितनी भी रोशनी होगी थोड़ी बहुत ही चंद्रमा वगैरह की, वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। अब ये जैसे-तैसे करके पहुँचते हैं खिड़की तक, बालकनी तक पहुँचते हैं जहाँ से कार बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। तो ये देखते हैं कि ये दोनों वहाँ पे नहीं थे। अब ये आवाज़ लगाते हैं अपने असिस्टेंट को, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं, वो भी नहीं सुनता। सर्दियों के दिन थे, जैसा मैंने कहा कि आवाज़ गूंजेगी भी, रीचेबल होनी चाहिए, बहुत आसानी से पहुँच जानी चाहिए। अब ये ना धीरे-धीरे करके ढूँढ के सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे थे ये बेसिकली। बाहर लॉन की तरफ आते हैं। लॉन की तरफ आते हैं तो आस-पास कोई भी नहीं था। सारा लॉन और जितना भी गार्डन आसे-पास है सब कुछ ढूँढ लेते हैं, गाड़ी के अंदर देख लेते हैं कि भई सो ही ना गए हों। मतलब कहते हो कि भई थोड़ी देर हम लेट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं ऐसा। जो मेन गेट था वो भी अंदर से बंद, अंदर से कुंडी लगी थी। ताला भी लगा हुआ था, इवन कुंडी को छोड़ के ताला भी लगा हुआ था। अब वो दीवार फांद के तो जा नहीं सकते, और ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ेगी होगी कि दीवार फांद के चले जाएँ। ये ना बड़े हताश होके आते हैं अंदर की तरफ। धीरे-धीरे जैसे ही ये कमरे में पाँव रखते हैं, जिस कमरे से ये निकले थे, अचानक से लाइट आ जाती है। अब जब अचानक से लाइट आ जाती है तो ये क्या देखते हैं कि इनका जो असिस्टेंट है वो ज़मीन पर गिरा पड़ा। ये हैरान परेशान कि भई अभी मैं यहाँ से गया हूँ। ये दोनों स्मोकिंग कर रहे थे। इतने अंधेरे में जहाँ पर मैं इतनी मुश्किल से आ रहा हूँ, तो ये भई मेरे मतलब पहले मुझसे कैसे आगे गिरा भी पड़ा है, कैसे गिरा पड़ा है? ये पहले उसको हिलाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। थोड़ा-सा डर जाते हैं क्योंकि जो बॉडी है वो ठंडी पड़ी हुई थी। फिर थोड़ा-सा उसके नाक के आगे हाथ रखते हैं, साँस चल रही थी, और उसको हिलाते हैं कि क्या हुआ? उठ तो सही, क्या दिक्कत होगी? अब ना एक इंसान है जो बेजान पड़ा है, जिसको देख के लग रहा है कि वो बड़ी संदिग्ध हालत में गिरा पड़ा है। अब आप उसके उठने की उम्मीद लगाएँ और वो उठे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो मतलब हैरानी से उठेगा, बड़ी धीरे-धीरे उठेगा कि क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वहाँ पर था। वो एकदम से चौंक के उठता है, और ऐसा नहीं है कि चौंक के उठता है, जल्दी से जैसे कहते हैं ना अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, किसी रोबोट की तरह, किसी मशीन की तरह। ये देख के हैरान रह जाते हैं
कि भाई ये इतनी फुर्ती से कैसे खड़ा हो गया, अभी तो मुझे लग रहा था कि ये तो गया ख़त्म। तो ये उसको पूछते हैं कि अरे क्या हुआ था तुझे? तो वो ना इनकी तरफ बड़ी घूर घूर के देख रहा होता है, बड़े गुस्से से। तो फिर ये कहते हैं कि क्या हुआ तुझे, तू पहले ये बता तू यहाँ पे आया कैसे, उससे भी पहले ये बता कि तुम दोनों गए कहाँ पे थे। अब ना धीरे धीरे जो उसकी आंखें थी वो लाल हो रही थी। वैसे भी कहते हैं गुस्से से लाल आंखें होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से उसकी आंखों में लाली मार रही थी। वो ना बस धीरे से बोलता है कि अभी समय है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन इनको अटपटा लगता है। वो कहता है भाई भांग भी पी ली है बीड़ी के साथ। अभी ये कह के ना मतलब हंसने की मुद्रा में जैसे मजाक कर रहे हैं, वो घुमा के चमाटा लगाता है सीधा इनके ऐसे गर्दन पे। जब इनको इतनी तेज चमाट पड़ती है, वो भी अपने असिस्टेंट से, ये तो कुछ समय के लिए पहले तो विश्वास नहीं कर पाते, और उनके बाद उसके बाद फिर एकदम से इंसान जैसे कहता है ना कि हिल जाता है कि ये क्या हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जैसे ये मतलब इनको चमाटा पड़ता है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ, जैसे जान कोई नहीं है, बस घूर के देखे जा रहा है। इट्स लाइक कि जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है और उसके इशारे पर कुछ कर रहा है। ये जल्दी से ना भागते भागते नीचे जाते हैं, पीछे देखते हैं, पीछे आ नहीं रहा। अब ये तलाश कर रहे हैं ड्राइवर की कि भाई वो कहाँ पे है। अभी ये ड्राइवर की कार के पास जाते हैं तो कि देखने कि भाई मुझे तो उसका हिसाब किताब ठीक नहीं लगा, कहीं कोई मारपीट हो गया, कोई उसका एंड उंड तो नहीं कर दिया। तो कार के नीचे वगैरह भी देखते हैं, नीचे तो नहीं फेंक दिया, तो वो नहीं नज़र आता। लेकिन उसकी चीख एकदम उसकी ऊंची चीख सुनाई देती है ड्राइवर की। अब जैसे ही उसकी चीख सुनाई देती है, जिस इस दिशा में ये चीख सुनाई उसकी दे रही थी, उसी दिशा में भागते हैं। ऑल दो ये उस दिशा में कम से कम 4-5 बार उसको ढूंढ रहे थे, इन दोनों को जब पहले ढूंढ रहे थे तो वो मिल नहीं रहा था। वो ना पेड़ को ना ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा था, लेटा हुआ था नीचे, और बस कह रहा था बचाओ मुझे, मैं हिल नहीं पा रहा, मुझे लेकर जाओ। ये जल्दी से उसको हिलाते हैं और उसको खींचते हैं। थोड़ी देर तक वो मतलब खींचने की कोशिश करते हैं, देन वो थोड़ा सा उठने लायक होता है, जल्दी से गाड़ी के बाहर भागते हैं। अब उसको कहते हैं कि भाई तू कहाँ पे गया? तो थोड़ी सी दूरी बना के कि पहले एक मुझे लग गई है, मैं दोबारा नहीं खा सकता। अब वो बस कम कबाया जा रहा था, वो कह रहा था कि जल्दी से निकलो यहाँ से। वो कहते हैं क्या हुआ? अब वो क्या कहानी बताता है कि हम स्मोकिंग कर रहे थे, तो जैसे ही हमने देखा ना लाइट चली गई, तो हमें लगा कि भाई कब आएगी, तो अंदर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम गाड़ी में बैठ के दोनों जाने कि भाई सर्दी है बाहर, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। जब उस्ताद को आवाज़ लगानी होगी फ़ोन कर देगा कि आ जाओ भाई अंदर, लाइट आएगी तो खुद ही पता लग जाएगा। पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, जब मैं उठा तो मेरे साथ आपका जो असिस्टेंट है वो नहीं था। तो मैंने पहले देखा लाइट अभी भी गई हुई है। तो मैं मतलब गाड़ी खोलता हूँ। जैसे ही गाड़ी खोलता हूँ ना, मुझे एक ज़ोरदार जैसे ही गाड़ी खोलता हूँ ना, मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है, मोस्ट पॉसिबली आपके असिस्टेंट की। वो उसी पेड़ से, जिस पेड़ से अभी आप मुझे लेकर आए हो, वहाँ से आ रही थी। अब मैं ना धीरे-धीरे डरते-डरते वहाँ पर जा रहा हूँ कि शायद कुछ साँप वगैरह ने ना काट लिया हो, पता नहीं क्या दिक्कत इसको क्या पड़ी थी वहाँ पे जाने की। अब मैं ना जब उस पेड़ के पास गया तो अचानक से मैं ठोकर खा के गिरा, उस पेड़ के तने के पास। मैं क्या देखता हूँ कि उस तने के पास ना 2 पैर हैं, प्रोबेबली किसी औरत के, क्योंकि उन पैरों में पायल थी। वो पैर किसी नॉर्मल किसी औरत से बड़े थे, जैसे नॉर्मल किसी के पैर होते हैं, 7-8 नंबर, 6 नंबर जितना भी है, उसके उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अब कहते हैं मैं धीरे-धीरे जब देख रहा हूँ ना उन पैरों को, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई खड़ा है या खड़ी है, हम उसके पैरों के पास गिरे हैं, तो उसकी जो प्रेज़ेंस होगी क्या होगी? अगर वो बैठा है तो एक लेवल तक, अगर खड़ा है तो मैक्सिमम 6 साढ़े 6, इससे लंबा क्या होगा? नॉर्मल जो होते हैं। कहते जैसे मैं पैर देख रहा हूँ तो मेरा जो ध्यान है वो पेड़ के तने की तरफ जा रहा है। पहला घुमाव टाँगों का, पेड़ का तना पूरा कवर, जैसे लताएँ होती हैं ना, ऐसे कवर होते-होते वो तने के ऊपर-ऊपर, ऊपर-ऊपर टाँगें जा रही हैं। और मैं ऊपर देख रहा हूँ, मतलब जो डाली है, वहाँ पर जाकर एक औरत, क्या कहना चाहिए उसको, चुड़ैल कहना चाहिए, वो बैठी हुई है। और उसकी आँखें बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं अंगारे हैं ना, वैसे चमक रही हैं और नीचे मेरी तरफ देख रही है। और जीभ उसकी जैसे ना लटकी हुई है, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, काफ़ी नीचे तक।
अब ये देख के मतलब किसी के भी हिम्मत जवाब दे सकती है, उसकी भी जवाब देगी हिम्मत। और ये जल्दी से भागे भागे आए, तब तक आप आ चुके थे। अब ये बात अभी इसने कंप्लीट की और ये उसने फिर ऊँची चीख मारी कि जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, भागे। तो कहते क्या हुआ, कहते पीछे देखो। जब पीछे देखते हैं तो वो बालकोनी में उनका असिस्टेंट खड़ा हुआ था, वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। वो भी हंस रहा था इनकी तरफ देख के, वो भी हंस रही थी। अब जैसे ही ये घूम के पीछे देखते हैं ना, उनको सिर्फ असिस्टेंट नज़र आता है और वो कोई और नज़र नहीं आता। इनको ये महसूस होता है, ऑल दो इनको अभी तक जो भी अब नॉर्मल या पैरानॉर्मल चीज़ ये लगी थी कि इनके असिस्टेंट ने काफ़ी अजीब बिहेवियर किया। इसके अलावा इनको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। तो ये कहता है कि भाई हम उसके बिना तो नहीं जाएंगे और दूसरा काम करके ही जाएंगे। और ड्राइवर कहता है मेरी जिम्मेदारी है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे नहीं लग रही, माली भी कह रहा था, मैंने विश्वास नहीं किया, आपने भी किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि चल भाई अपना सामान तो ले आए और उसको तो ले आए असिस्टेंट को। तो ये अब जा रहे हैं। जब ये कमरे में जाते हैं तो असिस्टेंट फिर वैसे ही पड़ा हुआ है, निढाल होके। अब ये उसको बोल रहे हैं ड्राइवर को, तू उठा, मैंने एक बार उठाने की रिस्क ले लिया। उठाते हैं, अब वो नॉर्मल उठता है, जैसे इंसान उठता है, चौंक के कि क्या हुआ। उस्ताद जी ये आपको क्या हुआ, उनके पूरे निशान लगा था। तो ये उसको गाली निकालने लगा, तूने ही सब कुछ किया। वो कहते हैं मैंने कब किया, मुझे नहीं कुछ याद। अब वो कहानी बताता है कि मतलब मैं जब उठा तो ये नहीं था गाड़ी में, तो मुझे आपके चीखने के अंदर आवाज़ आई। मैं अंधेरे में गया तो अंधेरे में मुझे पता नहीं कुछ नज़र नहीं आया। ऐसा मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर ना कुछ एकदम झटका लगा और मैं गिर गया। और उसके बाद मुझे नहीं कुछ याद क्या हुआ। अब उसके बाद मुझे अभी याद आई। अब ये तीनों को कन्फर्म हो चुका था कि भाई यहाँ पर तो रहने वाला कुछ है नहीं है, तो हमें निकलना चाहिए। अब ये गाड़ी में बैठते हैं तो जो ड्राइवर है उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी, हालत उसकी ज़्यादा ही ख़राब थी। तो जो ये हैं सुरेश कुमार है, ये ताला चाबी पकड़ते हैं, कहते हैं मैं दरवाजे के ताला खोलता हूँ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, निकलते हैं यहाँ से। अब वो जा रहे हैं दरवाजे की तरफ और ये दरवाज़ा कैसा था, जैसे वो जेल के दरवाजे होते हैं ना, सलाखें बनी होती हैं, लंबा सा वैसे दरवाज़ा था, काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा था। और ये ना अब ताला खोल रहे हैं, ताला खुल नहीं रहा, हाथ भी कंपकपाए जा रहे हैं, डर लग रहा है। एकदम से ना इनको ऐसा लगता है कि कोई इनको ना सामने से देख रहा है। अब जैसे इनका ध्यान ऊपर जाता है, वो जो चुड़ैल थी, वो उनका उसका सर था उल्टा, सर उल्टा हुआ था। तो वो इनको देख रही है बिल्कुल सब, देखो ना सिर्फ सलाखों का फ़र्क। अभी ये प्रोसेस नहीं कर पाता है कि एकदम से ये क्या हुआ, कि ये उल्टी कैसे है। तो जैसे इनका ध्यान ऊपर जाता है, वो बिल्कुल घूम कर उसके जो पैर थे इनके बिल्कुल सर के पास थे और घूम कर उल्टी होकर जैसे देख रही थी, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि चौंकाने वाली चीज़ की उसकी जो संरचना है कैसे है, कि पेड़ में भी वो कितनी मतलब लंबाई में, और जब वो उस तरीके से उसको नज़र आई तो वो भी कैसे। अब इनके हाथ से चाबी छूट जाती है, ये इनकी हिम्मत नहीं रहती और ये भागते हैं गाड़ी की तरफ। और अब वो इनको सामने गेट पर बैठी नज़र आ रही है तीनों को, यानी कि रास्ता हो गया ब्लॉक। अब तीनों को मौत अपनी नज़र आ रही है कि भाई हम तो गए, सेठ जी ने हमें मरवा दिया। फिर इनका दिमाग काम करता है कि जल्दी से गाड़ी पे बैठ। वो कहते हैं भाई गाड़ी में बैठने पे क्या हो जाएगा, ये नहीं छोड़ेगी। वो कहते हैं बस तू बैठ गाड़ी में। गाड़ी को बिल्कुल दीवार के पास लेके जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी पर चढ़ते हैं, जंप मारते हैं और भागते हैं। ये बच गए। अब जब थोड़ी आगे तक जाते हैं, जहाँ तक इनको लगता है कि भाई फार्म हाउस दूर है काफ़ी, अब ये सेठ जी को फ़ोन करते हैं। सेठ जी कहते हैं कि सुबह, मतलब उस ड्राइवर को कहते हैं कि इनको जो पैसे इनके दे दो, रहने दो काम। खैर अभी इनकी जान बची और क्या इन्होंने करना था। अब इनका उसके बाद लिंक टूट गया। इन्होंने काम करना था, पता नहीं क्या वो बला थी क्या थी, लेकिन कुछ समय बाद इनको ड्राइवर मिलता है। कुछ समय बाद मतलब कुछ महीनों बाद या सालों बाद पहचान जाते हैं, भाई इतना खौफनाक रात एक साथ इन्होंने देखा, जो भी देखा। तो हाथ हिला कहते हैं हाँ भी सब ठीक ठाक है, सब ठीक है। वो कहते हैं भी कैसे सेठ जी कैसे हैं। कहते कौन सेठ जी। कहते जहाँ पे काम करते हैं। कहते मैंने बड़ी देर का काम छोड़ दिया। कहते काम। कहता भाई सच बताऊं, उस दिन ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि उस सेठ ने ना आपकी बलि देने के लिए भेजा था आपको। वो कहते हैं कैसे, मैं समझा नहीं। कहते सेठ जी को पता था कि वहाँ पर कुछ एंटिटी है,
जो वो माली था ना, वो बड़ा भक्त बंदा था, हनुमान चालीसा हमेशा अपने पास रखता था, मौली वगैरह बाँधता था। तो वो हरदम परमात्मा का नाम जपता ही रहता था। तो इसलिए जिस दिन वो रात रुका, उसको इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं नज़र आया, उसको महसूस हुआ कि कुछ प्रेज़ेंस है। मेरे अलावा भी यहाँ पे, इसके बाद वो रुका नहीं। कहते हैं कि यहाँ पर मतलब पता लगा फार्म हाउस बनाने के बाद सेठ जी को कि किसी लेडी को मारकर गाड़ा गया, और उसका जो प्रेत है, उसकी प्रेतनी कह सकते हैं, यहाँ पर भटकती है। तो जिस तांत्रिक से उन्होंने कंसल्ट किया, उसने कहा था कि उसकी जिसने हत्या की थी ना, उसको अब मतलब आज का नहीं है वो, आज से कई मतलब कम से कम 70-80 साल पहले की है बात। तो अब तो वो भी ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन उसको बदला चाहिए किसी इंसान के रूप में। यानी कि उसका एक ट्रिगर हो चुका है ना, कि जब तक वो किसी को मार के बदला नहीं लेगी, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसी तांत्रिक ने एडवाइस दी कि किसी को भेज दो, उसको अपना बदला पूरा करने दो, और तुम्हारा जो ये घर है सारा सेट हो जाएगा। अब ये बात ड्राइवर को कैसे पता लगी? ये जो तांत्रिक था, ये तांत्रिक को यही छोड़ने लेके जाते थे। तो जब ये अगले दिन ड्राइवर गया, तो वो तांत्रिक भी आया हुआ था। तो ड्राइवर ने ये सारी बातें सुनी कि ड्राइवर तांत्रिक ने जब ड्राइवर को ड्रॉप किया, ये लॉन में बैठे हुए थे जैसे चाय अमीर पीते हैं वैसे ही। तो ये साइड में खड़े हो गए थे, मतलब ऐसे खड़े हो गए थे कि नज़र नहीं आ रहे थे झाड़ियों, मतलब जो पेड़ पौधे थे उसके पीछे। ऑल दो इनका सुनने का कोई नहीं था, पर जब वो बातें हो रही थी ना कि हाँ उस फार्म हाउस में, तो तांत्रिक पूछा अच्छा काम नहीं हुआ फिर? वो कहता है नहीं, वो उनको नज़र तो आई, लेकिन ये तो भाग खड़े हुए हैं साथ साथ। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है, किसको भेजना? कहते देखता हूँ। सेठ जी ऑल्दो कह रहे थे कि मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या करें, अब इतनी प्रॉपर्टी पे पैसा इन्वेस्ट किया क्या। ऑल्दो कुछ अमीर होते हैं, इनको पैसे का ही होता है, उसको ये नहीं था कि भाई अगर इंसान मर जाता तो उसके परिवार का क्या होना था। आप तो बस उसको 20-25 हज़ार में निपटा रहे थे। ये उससे उसको ड्राइवर को ये बात पता लगी कि भाई ये तो बलि दिलवाना चाहते थे इनडायरेक्टली उस प्रेत आत्मा के। तो उसके बाद फिर इन्होंने कभी भी किसी अमीर के घर काम नहीं किया। काफ़ी अलग किस्म का कहानी है। लाइक तो ये जो चुड़ैल और पिशाच दोनों सेम होती है? नहीं नहीं, जैसे पिशाच की पिशाचनी होगी ना, इनकी ना मतलब कन्फ्यूज़न है, यानी कि कई बार इनको ना लोग मिक्स भी कर देते हैं, कई बार इनको लोग एक साथ भी, जैसे आमतौर पे ना चुड़ैल को कहा जाता है कि जो जो भी लेडी है, तो उसकी अगर डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी हुई हो, वो मर जाती है, उसको चुड़ैल कहते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल किसी की आत्मा भटक रही हो लेडी की, उसको प्रेतनी, या जैसे किसी आदमी की, उसको प्रेत कहते हैं। डायन जो होती है वो जिंदा फॉर्म में होती है। डायन जो आमतौर पे जो औरत काला जादू करती है, उसको डायन कहते हैं। अच्छा, मतलब वो डायन होती जिंदा। इंसान ही है, लेकिन उसको डायन कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यानी उसको उसमें ऐसा कुछ एनर्जीज वगैरह रहता है? वो काला जादू करेगी तो नेचुरली बात है। हाँ, कुछ हाँ, एनर्जीज वो रहेगी एक उसमें। वो कहावत है ना कि वो 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो वो इस तरीके की, मतलब कि अब एटलीस्ट अपने हम्म। आसपास तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पहुंचा देती होगी, कलयुग का कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो कहावत बनी है, तो ये जैसे पिशाचनी हो गई हैं, या पिशाचनियों में भी अलग अलग तरह की कुछ ऐसी एंटिटीज़ है जो फ्रैंकली स्पीकिंग पिशाचनी जो होती हैं वो थोड़ी सी पारलौकिक ही कह सकते हैं, है ना, सिलेस्टियल जिसे कहते हैं, यहाँ की नहीं, हमारी धरती की नहीं। जैसे करण पिशाचनी, यक्षनी होगी। उन तो लोगों की ये साधना भी होती है। हाँ, ये हमारी धरती की नहीं मानी जाती, ये एंटिटीज मानी जाती हैं, किसी और लोक की मानी जाती अच्छा। हैं। तो ये थोड़ा सा पिशाचनियों में फ़र्क होता है। आप भूतों का एग्जिस्टेंस को मानते हो? अभी जो मैंने बात की वो सारी भूतों पर ही थी, लेकिन क्या होता है ना कि अभी कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा सा डीपली भी थिंक करना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे हम भूतों में नहीं मानते, वो कुछ ही समय पहले भूत से निकल कर ही आए हैं। भूत का मतलब क्या है? भूतकाल कहते हैं ना, द पास्ट। और जो भूत हम जिसको कहते हैं, वो एक ऐसी एंटिटी है जो जो बीत चुकी है, गुजर चुकी है। अब यानी कि वो किसी समय में ज़िंदा थी, तो अब वो नहीं है ज़िंदा। उसका एक एक उसकी मेमोरी ज़िंदा है, जिसको लेकर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है ना? जैसे मतलब कोई इंसान अच्छा भी हो, उसको भी हम भूत कह देते हैं। लोगों के दिमाग में ज़्यादा यही होता है कि नेगेटिवली होता है कि भूत एक नेगेटिव एंटिटी है। लेकिन पर्टिकुलरली जिस पर्सन को मुक्ति ना मिली हो, उसको भूत कहा जाता है। वो कोई संत भी हो सकता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसी ऐसी एक शख्सियत जिसको अभी मुक्ति ना मिली हो किसी कारणवश, तो उसको बेसिकली भूत कहते हैं। और भूत के क्या होता है? भूत होता है जो पास्ट है, भूत का।
ये जो भूत जो इंसान को पोजेस्ड कर लेता है, ये अब हम लोग जो सुनने को मिलता है कि भूत देखा है या फिर भूत उस पे चढ़ गया, समथिंग काइंड ऑफ, तो ये कितना सच कितना होता है? ये सच में ये भूत इंसान को पोजेस्ड ये करता ना है? डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ओके। क्योंकि ये मोर और लेस हमारे ना दिमाग का खेल होता है। वो एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस है ना, केमिकल लोचा, वो है। द मोर यू हेलुसिनेट मोर यू फील, कि कितना आपके सामने कुछ चीज़ नज़र आ रही हो, जितना किस तरीके से डरते नज़र आ रहे रही तो है। उतना डर लगता है। हाँ, किस तरीके से नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है मोर और लेस एनर्जी की फॉर्म में होती है। अब किस पॉइंट पे आके ये क्या अपना रूप दिखाएंगी, है ना, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हर बार ये भी नहीं, किसी पॉइंट पे कोई एनर्जी किसी फॉर्म में आ भी जाती है। अब जैसे ज़्यादातर लोगों को, अब मैं चाहे जितनी मर्जी स्टोरीज नरेट करता हूँ या पॉडकास्ट करता हूँ, लेकिन मेरा काम ये नहीं, एंटरटेन करना तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ पॉजिटिवनेस भी फैलाना है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आप अपने जितना माइंड है उसको पॉजिटिव रखो। जितना आप माइंड को मतलब नेगेटिवली सोचोगे उतना ही आप डरोगे। तो अभी एक वो पंचायत का सीज़न आया, तो वो प्रहलाद जा ने एक बात कही ना, बड़ी पते की बात कही है कि कम सोचोगे कम डरोगे, ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा डरोगे। तो वो बात लागू होती है। तो इसको एज आ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लो आप। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते। हर चीज़, अ, बीमारियों को काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है अपनी रेगुलर रूटीन में, लेकिन हर बार भी नहीं। ठीक इसी तरीके से एक्सीडेंट को अगर हम कहें कि हम रोड पर बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहे हैं, 50-60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, अपनी लेन में चला रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ निकला है तो क्या कर देंगे। कुछ चीज़ डेस्टिनी भी होता हाँ, है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम्म। उसके बावजूद भी हम्म। हम पर कोई गाज नहीं गिरेगी। इट्स लाइफ साइकिल, अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे। कई बार क्या होता है, अब जैसे अपनी आप बात कर रहे थे ऑफ कैमरा की, ये जो काले जादू के केसेस आते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन बंगाल साइड पे बहुत ज़्यादा है। इसमें मुझे एक्चुअली आपसे पूछना चाहिए ये हमने कि भी कैसे। सुने हैं, हाँ। बट मतलब मैं भी काफ़ी काफ़ी जगह से सुने हैं कि लोगों का ऐसा ओपिनियन रहता है, बट ओपिनियन बहुत स्टिफ और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। हाँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक कुछ चीज़ ऐसे मेरे साथ एनकाउंटर हुआ नहीं। हम्म। मेरे सराउंडिंग्स में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। लाइक मैं जब बंगाल से बाहर निकली हूँ तब मुझे पता चला कि हाँ, बंगालीज के बारे में ऐसा एक हाँ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। स्टीरियोटाइप है इस चीज़ का। राइट। प्रोबेबली इसका एक रीज़न हो सकता है, देखिए जो भी आपका एक काला जादू, तंत्र मंत्र, ये वाला जो चीज़ है, ये शक्ति से रिलेटेड है हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड बंगाल साइड में आपका शक्ति का बहुत ज़्यादा वर्शिप होता है, लाइक कामाख्या माँ है, फिर आपका काली घाट है। तो प्रोबेबली हो सकता है इसीलिए वो सब रीजन में एक स्ट्रॉन्ग आपका ये काला जादू या फिर तंत्र मंत्र का एक और चीज़ मीठे दिखती से भी कुछ रिलेटेड, कि लोग मीठा बहुत खाते हैं, सुना है बंगाल में। है। अच्छा, मीठा से हाँ, भी ऐसा कुछ सुना होता है है। क्या? हाँ, लेकिन मीठा तो हम लोगों का बहुत लाइक पॉपुलर हाँ। है, रसगुल्ला कोलकाता का तो हाँ, फेमस वो है। है रसगुल्ला कहते हैं। राइट। नाम ज़्यादा अच्छा लगता दही, है। मीठा वाला दही भी बहुत फेमस है। हाँ, हाँ। तो अब ये मुझे पता नहीं कि उसके साथ काला जादू समहाउ नहीं, रिलेटेड बड़ा है। ही फील, जैसे मीठे को लेकर काला जादू में मीठे का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। अच्छा। बेसिकली मीठे का ही ज़्यादा रोल होता है। अच्छा। तो उसको भी शायद लेकर होता है कि ये, हाँ, अभी ये भी हो सकता है। हो सकता है, लाइक इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अनदर थिंग मैं जानना चाहूँगी कि जैसे भूतों के बारे में बात हो रहा था, ये राक्षस क्या होता है कलयुग में? राक्षस मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम सब राक्षस ही हैं। हम लोगों के अंदर जो भी इच्छाएं, बुरी इच्छाएं होती है, हाँ, हाँ। तो वो ना एंड पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी को करना हो ना, ट्रोल करना हो, तो अब जो राक्षसों को लेकर एक स्टीरियोटाइप है कि राक्षसों के सिंग लगे होते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा तो नाखून होता है। हाँ, तो बस स्टीरियोटाइप है कि हाँ भी, अब जरूर उड़ा कि राक्षसों के सिंग लगे हों, बिना सिंगों वाले भी तो होते हैं, किसी को करना हो कि हाँ भी तूने ऐसे काम किया। तो ये जो राक्षस हैं ये भी हमारे जैसे ही हैं। अब देखो ना क्या होता है कि जो हम देख लेते हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं। अब जब भी हम, अब मैं अब अभी आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको कहता हूँ कि आप श्री राम जी के बारे में सोचिए। सबसे पहले आपके आंखों के सामने कौन सी इमेज आई? उनके जो काम
काम आया। शांत वाला। और अगर आप किसी फिगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फिगर के बारे में सोचेंगे तो क्या आएगा? मोस्ट पॉसिबली हो सकता है कि और आ जाए, लेकिन अरुण गोविल जी आएंगे रामायण में, है ना? डेफिनेटली। अब जब तक आपके दिमाग में अरुण गोविल जी की इमेज है, आप राम जी को उन्हीं के रूप में देखेंगे। ऐसे ही जब हम राक्षसों को देखते हैं तो हम क्या, जो टीवी पर जो उनका देखा होता है कि सींग लगे हैं, दाढ़ियाँ हैं, वो घुंघराले से बाल हैं, उन्होंने मतलब वैसे वो खड़ग पकड़ी हुई है अपने तरीके से, है ना? तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही होंगे, लेकिन ये होते हैं डिफरेंट हैं। अब इससे बड़ा क्या चीज़ है कि राक्षसों की उत्पत्ति भी तो ऋषियों से ही हुई है। ठीक है, राक्षसों की जो ऋषि कश्यप हैं, उनकी बेसिकली तो वैसे तो 60 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से जो 2 पत्नियां थी, द्वितीय अदिति। हाँ, और द्वितीय से राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, द्वितीय से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और ना ही सिर्फ राक्षसों की, देवताओं की, बल्कि जो जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी भी उनकी अलग अलग पत्नियों से हुई हैं। धनु से दानवों की उत्पत्ति हुई है। राक्ष जो असुर थे, उनकी द्वितीय से उत्पत्ति हुई है। धनु की दानवों से, धनु के जो है धनु उनकी पत्नी थी, उनके उनके द्वारा दानवों की उत्पत्ति, दानवों की जो बहुत विशाल हो, बड़े बड़े होते हैं, उनकी दानवों की। ऐसे ही अलग अलग, मगर सुरसा है, सुरसा से पक्षियों का प्रजाति हुई है। और सिरसा है, सिरसा से भी कुछ ऐसे मतलब अलग अलग तरीके के सारे होते हैं। पहले जो ये मतलब जो ये मैथुनी प्रक्रिया थी, जब सनातन के अनुसार जब सृष्टि का जन्म हुआ था, तो ये मैथुनी प्रक्रिया नहीं थी। ये जो जानवर थे सभी ये देव ऋषियों के ही औलादे हैं, जीव जंतु। फिर ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर धीरे धीरे करके ये जो है मैथुनी प्रक्रिया को हुआ कि एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू किसी कोई भी जन्म हुआ करेगा। सो दैट कि उसमें टाइम लगेगा, सर्कल चलना शुरू होगा, नहीं तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि फिर वो संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये राक्षस हैं, ये असुर राक्षस हैं, दानव हैं, ये सभी अलग अलग कैटेगरी के हैं। इनमें से कोई भी वो नहीं है जो हम आजकल प्रिटेंड करते हैं भूत प्रेत, ये वो कुछ नहीं है। भूत प्रेत बहुत ही लो लेवल की शक्तियाँ, एंटिटीज़ हैं, मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जो राक्षस हैं, उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। एक तो उनको डबल एडवांटेज होता था। डेवलपमेंट एडवांटेज क्या होता था कि एक तो उनकी ना वो बहुत थी, डेडिकेशन बहुत था। अब देखो ना, अब जब भी तपस्या करने वालों का नाम सुना तो राक्षसों का सुना। एक पैर पर खड़े होकर हजारों साल तपस्या की। फिर उनकी एक्सेप्टेंस, भोले बाबा सबके हैं, राक्षसों के भी हैं, देवताओं के भी हैं। तो वो बात अलग है, जब वो शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे तो उल्टे काम ही करते थे, कभी सीधा काम नहीं किया। लेकिन अगर वो सीधा काम करते तो फिर राक्षस क्यों कहते? तो इसलिए ये सब, ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं अभी भी। अब राक्षस हम सब में आ गए हैं। राक्षस क्या करते थे? किसी को मारते थे, किसी का हक छीनते थे, किसी को मतलब मार काट देते थे, नुकसान पहुंचाते थे, किसी मतलब फीमेल को गलत करते थे। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं। वही बात है कि सिंग थोड़ा लगे होते हैं, बिना सिंग भले ही है। इंसान के अंदर का जो भी आपका बुरा इच्छाएं वगैरह है, कर्मा वगैरह है, वही इस हिसाब से आ रहा है। तो ये राक्षस के बारे में हम लोग जब थोड़ा पुराने किताबों या पहले का कुछ चीज़ अगर देखते हैं तो उसमें ब्रह्म राक्षस या अलग अलग तरह तरीका के राक्षस का भी हम लोगों को उल्लेख मिलता है। तो लाइक मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कुछ ब्रह्म राक्षस या ये सब आज के दिन में भी बिलोंग करता है क्या? देखो, ब्रह्म राक्षस है ना, ब्रह्म के साथ राक्षस लगाने का मतलब यह है कि पहले बात ब्रह्म, यानी कि ब्राह्मण, और उसके साथ राक्षस लगा देने, कि एक ऐसा ब्राह्मण जिसने कुछ ऐसे कर्म किए अपने जीते जी कि वो किसी राक्षस से कम नहीं थे। अब जब हम ब्राह्मण, मैं कास्ट स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा, मैं एक ब्राह्मण एज अ इंडिविजुअल, एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। यानी कि अगर जब हम ब्राह्मण की बात सोचते हैं तो दिमाग में पंडित जी आता है, जो मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो जब मंत्र पढ़ेंगे, शास्त्र करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो दिमाग में क्या आएगा? एक अच्छा इंसान। लेकिन वही जब काम उल्टा करे, फिर वही बात, जब गलत काम करेगा तो क्या हो जाएगा? राक्षस वाला काम हो जाएगा। ऐसे जो क्या होता है ना, देखो, अब एक कोई ऐसा करैक्टर है जिसको लेकर हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि यार ये तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। अब वो अच्छा नहीं करेगा ना, यानी कि हमें किसी का पता लगे कि उसने कुछ बुरा किया, और हमारे दिमाग में उसको लेकर पहले से ही एक परसेप्शन है कि ये तो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। अब जब हमें पता लगेगा कि उसने कोई ये बुरा काम किया, तो हम कहेंगे ठीक है यार, मतलब कुछ सरप्राइज वाला बात नहीं होगा।
लेकिन हम जब सुनते होंगे कि भई एक इंसान बड़ा अच्छा है जी, कर्मी धर्मी इंसान है, दुनिया में उसने इतनी सेवा की है और अचानक से पता लगेगा कि उसने ये गलत काम में चौंके, अच्छा ये कैसे हो गया? तो ऐसे ही जो भगवान है उनके सब हम बच्चे हैं। उनको उम्मीद तो सबसे होती है, लेकिन धीरे-धीरे जब जब इंसान मतलब पापों में लिप्त होता जाता है, फिर कुछ कइयों से उनकी उम्मीदें टूट जाती है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर जब एक इंसान बड़ा गुणी हो जाता है, उसके पास विद्या हो जाती है, फिर अचानक से जब वो कोई गलत काम करता है, उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल रावण, महाज्ञानी, महापंडित, शिव जी का परम भक्त। लेकिन जब उसने किया तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही ब्रह्म राक्षस भी है कि ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिसने कुछ गलत काम किए और वो जब मर गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब वो बन गया ब्रह्म राक्षस। उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। मोस्ट पॉसिबली ऐसी आत्माएँ जो होती हैं ब्रह्म राक्षस की, वो किसी पीपल के पेड़ पे रहती हैं और ज़्यादातर किसी को तंग नहीं करती। वो अपने ही पश्चाताप में रहती हैं, अपने जीवन जो भी उसने गलत काम किया होता है। लेकिन जब उनको कोई छेड़ देता है, तो फिर वो अपने उसी आ जाते हैं कि भाई मतलब मुझे तेरी हिम्मत कैसी हुई? अब ऐसा ही ना एक किस्सा है जो अ, ऋषि है, ऋषि एक जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। तो इनको ना एक अभी काफ़ी मेहनत की, गवर्नमेंट जॉब अब ये हासिल कर चुके थे। तो इनको अब एक प्लॉट लेना था, घर बनाने के लिए। जिस घर में रह रहे थे, घर छोटा था, पुराना हो चुका था। गाड़ी वगैरह भी ली थी, तो नेचुरली बात है कि अब उसके लिए भी अच्छा बड़ा घर चाहिए। काफ़ी समय से ना प्लॉट की तलाश कर रहे थे, लेकिन इनको ना वाजिब रेट में या अपने जितना बजट के अंडर उस उतनी ज़मीन और उतना रकबा जिसे कह सकते हैं, और उस बजट में मिल नहीं रहा था। खैर अब एक बार उनको प्लॉट मिल जाता है, तो अच्छा-सा घर बनता है, बहुत बड़ा घर बनता है। घर बन गया और उसके बाद फिर गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश हुआ और नेचुरली बात है, जब गृह प्रवेश होगा तो ऐसे तो नहीं होगा ना सीधे ही आ जाओ। हवन होता है, यज्ञ होता है, शुद्धिकरण होता है कि अगर कोई छोटी-मोटी एंटिटी है घर में या फिर कोई अशुद्धि है तो निकल जाए। पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी इनके एक तरह के फैमिली पंडित जी, बहुत पारिवारिक रिश्ते भी हैं। अब जब पंडित जी जैसे ही घर के अंदर पाँव रखते हैं ना, तो अचानक उनका मूड चेंज हो जाता है। वो घर को बड़े हैरानी से देखते हैं, परेशान होके देखते हैं कि भई, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन उनके हाव-भाव से ऋषि, उनकी पत्नी, उनके माता-पिता ये कर रहे थे कि कोई परेशानी है। वो पूछते भी हैं कि पंडित जी क्या हुआ? पसंद नहीं आया घर? तो कहते हैं, नहीं-नहीं घर बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे ना यहाँ पर घुटन-सी हो रही है, पता नहीं क्या बात है। तो वो आमतौर पर लोग, हाँ, पंडित जी आज मौसम कैसा है ना, बड़ा कोई पत्ता भी देखो, पत्ता तक नहीं हिल रहा। चलो खैर, अब हवन यज्ञ होना शुरू होता है। पंडित जी ना हवन यज्ञ कर रहे थे, उनको ना जब मंत्र पढ़ रहे थे तो उनको 2-3 चीज़ें महसूस हो रही थी। एक तो उनसे मंत्र ना पढ़े नहीं जा रहे थे आज। दूसरा, वो पढ़ भी रहे थे ना, उनको ये महसूस हो रहा था कि कोई और मंत्र भी पढ़ रहा है साथ में। हल्का-हल्का उनको महसूस हो रहा था। ये बार-बार इधर-उधर देख रहे थे कि भई और कौन ज्ञानी आ गया। मंत्र पढ़ना कोई खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। ख़ैर अब जैसे-जैसे जो हवन है वो अंत की ओर जाता जा रहा था, अब जो आखिरी आहुति थी, जैसे ही उन्होंने आहुति दी तो एकदम से जो आग है वो बहुत ज़्यादा भड़की। जैसे कोई फ्यूल डाल देते हैं ना, आग में, जलती आग में फ्यूल डालते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आस-पास जितने भी बैठे थे वो सभी बचे और सभी देखते रह गए। पंडित जी भी बड़े परेशान हो गए, लेकिन जैसे-तैसे करके सबने कहा कि हाँ, कोई नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पंडित जी चलो करके उठते हैं, देन उसके बाद वो खाना भी नहीं खाते। काफ़ी उनको कहते हैं कि खाना खा लो, नहीं खाते। तो ये पहली बार था, नहीं तो पंडित जी किसी भी पूजा के लिए आते थे तो आमतौर पे ना, जैसे हमारे भी पंडित जी हैं, तो उनका जो डेड शो हो रहा है वो ना कहीं खाना नहीं खाते, क्योंकि हर जगह पे भाँत-भाँत का खाना खाना, तो हमारे घर में तो भई खा के जाते हैं। और मेरी माँ ने उनको भाई बना के रखा हुआ है, तो फिर तो मजबूरी हो जाती है उनका खाना, और ऐसा भी नहीं है, वो चलो खाते हैं तो अदरवाइज़ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनका सम काइंड ऑफ रिलेशन था कि भई खाना तो खा के जाना ही होता है, जब भी पूजा करानी होती है, लेकिन इस बार नहीं खा के गए। काफ़ी कहने के बावजूद भी वो खाकर नहीं गए। खैर अब सोचा हुआ कि भई कोई परेशानी होगी, चलो हम अपनी तरफ से फ्री हो जाएँ, तब उसके बाद किसी दिन पंडित जी के पास जाएँगे और पूछेंगे कि कमी पेशी रह गई हो तो बताइए। लेकिन अब जब से ये घर आए ना, उसके बाद कुछ समस्याएँ इनको होनी शुरू हो गई। मेन समस्या क्या आ रही थी कि इनके घर में ना प्रेम सलूक बड़ा था, ख़ास तौर पे
जो सास और बहू का होता है वो ज़रूरी होता है सबसे, और वो सबसे ज़्यादा सास बहू का प्रेम सलूक था। लेकिन क्या हो रहा था कि सबसे पहली जो समस्या आ रही थी ना, वो किचन से आ रही थी। किचन से कैसी समस्या आ रही थी, एक तो नॉर्मल है कि बर्तन वगैरह गिर जाते थे, तो सासू माँ अब डाँटना शुरू हो रही कि तू ध्यान से नहीं रखती, बर्तन गिर जाते हैं, कई काँच के भी होते हैं, टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अब खाना बन रहा है, यानी कि कोई सब्ज़ी या कोई दाल बन रही है, तो आप भी जानते होंगे भी उसकी एक लाइफ़ होती है। अगर गर्मियाँ हैं तो कम से कम 1 आधा दिन फ्रिज में डालने के बाद निकल जाती है, तो सर्दियाँ हो तो 3-4 दिन आराम से निकल जाते हैं, फ्रिज में डाली हो। लेकिन ये जो भी सब्ज़ी या दाल बनाती थी, तो वो चंद घंटों से ज़्यादा ठीक रहती नहीं थी, ख़राब हो जाती थी। वेदर आप उसको फ्रिज में रखें या उसको आप बाहर रखें। दूसरा, घर में दूध आता था, दूध भी का भी यही हाल कि बस गरम-गरम दूध हमने यूटिलाइज़ कर लिया, अदरवाइज़ वो भी ख़राब होगा। ये बात इनको बड़ी अजीब लगती थी और इस बात को लेकर सास-बहू में अनबन होती थी। वहीं दूसरी ओर इनके जो ऋषि हैं, तो इनका तो चलो ये जॉब में जाते थे, अपना काम करते थे, ऑल्दो गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन वहाँ पर इनको कुछ परेशानी आनी शुरू होगी। हालाँकि इस मुकाम तक इन्होंने किसी तरीके का कुछ इतना गौर नहीं किया। लेकिन एक बार क्या होता है कि जो इनकी पत्नी है ऋषि की, ये किचन में कुछ काम कर रही थी, तो अचानक इनको ये महसूस होता है कि इनके पीछे कोई खड़ा है। अब वो प्रेज़ेंस किसी इंसानी प्रेज़ेंस जैसी नहीं थी, क्योंकि जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी में किसी तरीके का कोई टकराव नहीं है, जिससे मुझे कोई भारीपन हो या अनकम्फ़र्टेबल हो या आप हो। लेकिन कुछ कोई ऐसा हो जिससे कोई अनकम्फ़र्टेबलनेस हो, तो परिवार के मेंबर से तो होगी नहीं। अब रही सी कसर ये पूरी होगी, जैसे ही उनकी ध्यान नीचे गया, तो जो परछाई नज़र आई ना, वो ऐसी थी कि जैसे कोई किसी ने बाल कोई लहरा रहे हैं, जटाएँ लहरा रही हैं। अब ये एकदम से डर के पीछे जा देखती हैं, तो पीछे कोई बिल्कुल इनको ना काली-सी परछाई एकदम की नज़र आती है और इनके देखते-देखते वो परछाई गायब हो जाती है। अब ये चीखें मारती हुई जाती हैं अपनी सासू माँ के पास, तो रोते-रोते कहती हैं कि मम्मी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसा-ऐसा करा। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि भई मुझे अब डाँट पड़ेगी कि एक तो तू कुछ दिनों से काम नहीं, जब से इस घर में आया है तू काम नहीं ठीक कर रही, ऊपर से बहाने बना रही है। लेकिन जो भी डर इनकी नज़रों में था, ऋषि की वाइफ़ में, वही डर ये उनकी अपनी सास की नज़रों में भी देख पा रही थी। तो फिर इनकी सास कहती हैं कि बेटा, मैं तुझे क्या कहूँ, जो तू कह रही है, मैंने भी कुछ ऐसी प्रेज़ेंस फ़ील की है इस घर में। पता नहीं, मैं सोचती थी कि शायद मतलब मुझे लोग कहेंगे, तुम कहोगे कि मतलब ऐसे ही आपको वहम हो गया होगा, ऋषि कहेगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा कुछ महसूस होता है और मैं किसी को बता नहीं पाती। अब वो पूछती हैं क्या होता है? कहते हैं मुझे बस कुछ ऐसी परछाई नज़र आती है। इनके पापा से भी बात की, लेकिन इनके पापा ने देखी भी हो तो ये करेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना, यार स्ट्रॉन्ग हूँ मैं तो नहीं करता इन चीज़ों पे विश्वास, है ना? अब ये सोचते हैं कि ऋषि से बात करें। ऋषि से बात की जाती है, वो कहता है मैं तो पहले ही बड़ा परेशान हूँ जॉब में। परेशान ना करो, अपनी तरफ रखो, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसे दिमाग ख़राब, जैसे परेशान फ्रस्ट्रेटेड पर्सन कहता है। लेकिन उसके बाद फिर ऋषि को भी एक ऐसा नज़ारा नज़र आना था, जिसके बाद ऋषि तो ये तो फिर भी ठीक था, जो ऋषि की वाइफ़ के साथ हो, मतलब वैसे तो गलत था, लेकिन जो ऋषि के साथ होने वाला था उसके हिसाब से। अब ऋषि रात का समय है, घर वापस आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, मेन डोर जो लोहे का अमूमन बना होता है। कोई भी दरवाज़ा खोलता नहीं है। ऋषि बेल पे बेल बजाया जा रहा है, नहीं खोल रहा कोई। फ़ोन कर रहा है, नहीं खोल रहा कोई। ऋषि को गुस्सा बहुत आता है। अब वो ना दरवाज़े को लात मारता है गुस्से से। लात मारता है और दरवाज़ा अचानक से खुलता है। लेकिन उसके बाद जब वो नज़ारा देखता है अपने घर के, जो पेड़ लगा था, उसके बाद उसकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। वो क्या था कि उसका बच्चा पेड़ से लटक रहा है, मतलब वो क्या देखता है कि उसका बच्चा लटक रहा है पेड़ से। यू नो व्हाट आई मीन? ऋषि की तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। वो जल्दी से भाग के देखता है कि ये लड़का कैसे, वो उसके ना पैर पकड़ के जैसे होता है ना, रोने लग पड़ता है पैरों को करके। लेकिन अभी सिर्फ़ यहाँ तक नहीं, इससे आगे भी उसने देखना था। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, आगे उसकी माँ, उसके पिता और उसकी वाइफ़, तीनों एक ही लाइन में लटके हुए हैं। लेकिन ये क्या? पेड़? पेड़ तो है ही नहीं। ऋषि के घर में तो पेड़ ही नहीं है।
अचानक से ऋषि की झाँक खुलती है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था। ये ऋषि के साथ पहला एनकाउंटर था कि उसने कुछ हालाँकि सपने में देखा, लेकिन ऋषि मतलब झल्ला जाता है। उसके बाद मतलब सारे इकट्ठे होते हैं घर वाले, पसीने से तर-बतर, और वो सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ ये हुआ। अब उसके बाद है ना, ऋषि का सिस्टम थोड़ा-सा ख़राब हो गया। जो ऋषि बड़ा डिसिप्लिन्ड था, बड़ा हँसमुख था, उसने बिल्कुल टाइम पे ऑफ़िस जाना, अपना सारा काम करना, ऑफ़िस से उसकी छुट्टियाँ होने लग पड़ी। साथ के साथ ही अब वो मतलब घर पे भी रहता, तो घर पे भी बस लड़ाई-झगड़े, कलह-कलेश ये सब कुछ चल रहा था। पत्नी से लड़ पड़ा, माँ से लड़ पड़ा, पिता से लड़ पड़ा। जो ऋषि अपने माता-पिता का मतलब इतना भक्त कह सकते हैं, अब वो यहाँ तक भी 1-2 बार तो हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। हाथ उठाते-उठाते बचा, यहाँ तक नौबत आ गई। समझ उसको किसी की लग नहीं रही थी क्या हुआ। फिर एक पॉइंट पे आके यहाँ तक नौबत आ गई कि ऋषि के बारे में ये सोचा जाने लगा कि कहीं दिमागी तौर पर तो नहीं हो गया। ख़ैर उसके ब ये भी पता किया गया, लेकिन सब ठीक था। लेकिन एक बार हद हो गई। अब ये ना खाना खा रहे थे सारे जने मिलके। ऋषि बैठा खाना खा रहा था। अचानक से क्या होता है कि ऋषि ना रोने लग पड़ता है ऊँची-ऊँची। रोना इन द सेंस जैसे अचानक कोई किसी की मौत की खबर सुन ले और उससे रहा ना जाए, उस तरीके से, मतलब बिल्कुल अनकंट्रोल हो के। अब क्या होता है कि ऋषि की माँ को, ख़ास तौर पे माँ को उनकी, ये महसूस होता है कि शायद बच्चा बड़ी देर से स्ट्रेस में है, तो वो एक दबाव निकला अंदर से ना। कहते चलो रो ले, कोई बात नहीं। उसके पास जाती हैं, वो उनके पीठ को थपथपाती है कि कोई बात नहीं बेटा, मन हल्का कर ले। लेकिन रोते-रोते अचानक से वो ऊँची-ऊँची हँसने लग पड़ता है। एकदम से मूड चेंज। जिनको परिवार को ये लग रहा था कि भई मन हल्का हो रहा है, अब तो बात ही बिल्कुल पलट चुकी है। ये अब डर गए कि नहीं, कोई ना कोई समस्या तो है। जैसे-तैसे करके ऋषि को सँभालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऋषि आज इतना ज़्यादा हो चुका था, आउट ऑफ कंट्रोल, कि उसको बाँधने तक की नौबत आ गई। उसको अब घर में बच्चा बाँधा जाए एक अडल्ट को, तो नेचुरली बात है कि घर का माहौल जो है वो बेहद ख़राब हो जाता है। अब अगले दिन जो इनकी माँ है ऋषि की, ये पंडित जी के पास जाती हैं और उनको सारी व्यथा बताती हैं कि ये सब कुछ हुआ है। पंडित जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। पंडित जी जाते हैं, ऋषि को बाँधा हुआ है। पहले देख के पंडित जी गुस्सा करते हैं कि भैया ऐसे क्यों बाँधा हुआ है? तो ये सारी बात बता ही चुकी होती हैं। उनकी माँ कहते हैं कि ये आपको बताया तो है। कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं बाँधना चाहिए, खोलो इसके हाथ, मैं बात करता हूँ। अब इनके हाथ खोलते हैं, ऋषि से बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा है जैसे, हाँ जी पंडित जी सब ठीक-ठाक है? देखो पता नहीं क्या मुझे रात का इन्होंने बाँध के रखा हुआ है, मैं आपको कुछ बीमार लग रहा हूँ? पंडित जी कहते हैं नहीं। ये इनकी तरफ ही इशारा करके कहते हैं कि मतलब ठीक तो लग रहा है। तो ख़ैर कहते हैं कि भई इसको सोने दो। ऋषि सोने चले जाता है। पंडित जी कहते हैं कि ठीक तो लग रहा है, क्या दिक्कत है? तो ये कहते हैं कि पंडित जी रात को असली नज़ारा होता है, ये तो दिन में तो ठीक ही होता है। तो पंडित जी कहते हैं फिर मैं रात को आऊँगा। पंडित जी चले जाते हैं, रात को दोबारा आते हैं। अब रात को जो उन्होंने दोपहर का सीन देखा था, रात को वैसे ही ऋषि को फिर बाँध कर रखा हुआ था। पंडित जी कहते हैं बाँधा क्यों उसे? तो कहते हैं नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे कोई हाथापाई हो जाए। चलो पंडित जी कहते हैं देखते हैं। पंडित जी इसको कुछ देर तक देखते हैं, फिर उसके बाद पंडित जी आँखें बंद करते हैं और मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आप कोई बात बोल रही हो, जैसे हनुमान चालीसा का जप कर रही हो, है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अगली लाइन आपको याद होगी, है ना? आपके दिमाग में है कि अगली 2 लाइनें मैंने ये बोलनी है। जो अगली 2 लाइनें मंत्रों की पंडित जी ने बोलनी थी, वो ऋषि बोल रहा है। पंडित जी एक बार आँख खोलते हैं, ऋषि बोला, फिर बंद कर लेते हैं आँख। फिर बोलना शुरू करते हैं मंत्र, फिर अगली बात पंडित जी बोल रहे हैं, 2 एडवांस में ही ऋषि बोल रहा है, और वो अब देख के पंडित जी को हँस रहा है। पंडित जी अब ऊँची-ऊँची मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो भी ऊँची-ऊँची, उनसे आगे वाले मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी उठते हैं, कुछ नहीं बोलते, घर के बाहर निकलने लग पड़ते हैं। इनकी माँ ऋषि की पीछे-पीछे है, पंडित जी बताओ तो सही क्या हुआ? पंडित जी कोई इशारा नहीं करते, सिर्फ़ चुप रहने का इशारा करते हैं और हल्के से कहते हैं, "कल सुबह अकेले ही मेरे पास आना।" बस उसके बाद पंडित जी चले जाते हैं। अब सुबह होने का इंतज़ार, सुबह होते ही पंडित जी के पास जाती हैं,
पूछती हैं जी क्या हुआ? पंडित जी कहते हैं कि मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शायद हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन नहीं, वहम नहीं है। तो जो ये है, मेरे हाथ के बस की चीज़ नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। तो पूछती हैं क्या है? तो पंडित जी कहते हैं जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है ये ब्रह्म राक्षस है। तो ये पूछती हैं कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है? पंडित जी सारा बताते हैं, लेकिन इनकी माँ पूछती हैं कि ये हमारे पीछे कैसे पड़ गया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। पंडित जी कहते हैं यही तो मुझे समझ नहीं लग रहा। ब्रह्म राक्षस वैसे किसी को जानबूझकर तंग नहीं करता, लेकिन अगर जब वो अपनी आई पर आ जाए फिर किसी को छोड़ता नहीं है। मुझे तो बस ऋषि की मौत नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल के तौर पर। अब जब ये माँ एक बात इतनी सुने तो फिर आपा खो ही देती हैं, लेकिन वो पंडित जी के चलो तरले वगैरह करती हैं। पंडित जी कहते हैं गुरु जी हैं मेरे, मैं उनसे ना विचार विमर्श करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या किया जा सकता है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब मेरा फ़ोन आएगा, तो तभी आपने मैं तभी ये बात करूँगा, उससे पहले नहीं। तब तक आप उसको सँभाल के रखिए, कुछ ज़्यादा उससे बात नहीं करनी है, उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना, उसके आस-पास साफ-सफाई रखनी है, उसकी पूरी सेवा करनी है। अब आप समझो कि आपका वो बेटा नहीं है, वो एक ब्रह्म राक्षस है, और ब्रह्म राक्षस समझो कि एक देव ही होता है, जो बिगड़ा हुआ देव कह सकते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं, 10-12 दिन के बाद पंडित जी का फ़ोन आता है कि इस जगह पे आना जो इनके घर से काफ़ी दूर थी, वहाँ पर एक मंदिर है, लेकिन ऋषि को पता नहीं लगना चाहिए। आपने ऐसा बहाना मारना है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बैठेगा ऋषि गाड़ी में और आ जाओ। चलो अपने रिश्तेदार से बात करते हैं जी, ऐसे-ऐसे हमने जाना है, गाड़ी तो किसी और को चलानी आती नहीं थी। गाड़ी लेकर आते हैं, घूमने के बहाने जाते हैं और वो मंदिर पहुँच जाते हैं। अब जब वो मंदिर देखता है ना ऋषि, तो उसके हाव-भाव चेंज होने लग पड़ते हैं, लेकिन सब पहले से ही प्लान किया था कि जब आ जाएँगे फ़ोन पे मैसेज पे पता लग जाएगा। कुछ उनके भक्त आते हैं और ऋषि को पकड़ते हैं। अब ऋषि पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि अंदर ना आ जाए, लेकिन उसको जैसे-तैसे करके मंदिर के अंदर ले जाते हैं और सामने एक गुरुजी बैठे होते हैं, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ जहाँ तक मेरा आइडिया 94-95 साल के आस-पास होगी, बहुत बुज़ुर्ग। अब जब ऋषि उनके सामने बैठता है तो वो सामने हाथ जोड़ लेते हैं वो पंडित जी। वो कहते हैं जी आइए देव, बताइए आप इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो वो काफ़ी गुस्से से कहते हैं मैं परेशान कर रहा हूँ? तो फिर कहते हैं जी फिर आप ये भी बता दीजिए कि क्या गलती की है इसने? तो वो गुस्से से कहते हैं कि इससे ही पूछो, क्या गलती की है इसने? तो वो कहते हैं कि इससे हम कैसे पूछेंगे देव? आप तो इसके अंदर समाये हैं, तो ये कैसे बोलेगा? वो कहते हैं जी बड़ा बेवकूफ़ समझ के रखा है कि मैं इससे बाहर निकलूँगा फिर तुम मुझे दोबारा इस पर काबू नहीं पाने दोगे। इससे पूछो ना कि पेड़ क्यों कटवाया? अब जब ये पेड़ की बात करते हैं तो अब जब ये पेड़ की बात करते हैं तो सभी दूर तो देख लें तो कौन-सा पेड़? कैसा पेड़? तो ये पूछते हैं पंडित जी कि मतलब कौन-सा कोई पेड़ वगैरह था? तो सभी कहते हैं कोई पेड़ नहीं था। तो ये पूछते हैं जी हाँ जी देव, ये तो कह रहे हो कोई पेड़ नहीं था। तो कहते हैं कि पूछो ना, कई बार मैंने इसको इशारा किया, मज़दूर लगे, मज़दूर जब पेड़ काट रहे थे उनकी दुर्घटना भी हुई, मरते-मरते बचे। ये मेरे इशारे ही तो थे कि पेड़ को मत काटो, लेकिन ये नहीं माना। अब फिर जो ऋषि की पत्नी है वो फ़ोन करती है ब्रोकर को कि भैया ये जो हमने प्लॉट लिया था, यहाँ पर कोई प्लॉट था और यहाँ पर कोई पेड़ था? तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं हमें हमें नहीं पता। अब फिर वो ब्रोकर सारा किस्सा बताता है, वो कहता है कि यहाँ पर एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी वजह से ये प्लॉट सस्ता था। अब जब ऋषि को ये प्लॉट दिखाया जाता है तो उसको पसंद आ जाता है। एक तो सस्ता था, बड़ा था, लेकिन आपको पता है पीपल का पेड़ बहुत जगह घेरता है। कोई दूसरा था नहीं जिसको काटना पड़े, मतलब काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ऋषि कहता है कि ये पेड़ तो मैं कटवा दूँगा, ब्रोकर कहता है कि इसलिए तो भाई प्लॉट बिक नहीं रहा, पीपल का पेड़ ऐसे नहीं कटवाते, तो कोई समस्याएँ हो सकती हैं। वो कहते हैं मैं नहीं इन चीज़ों में मानता, और हाँ भाई घर में मत बता दियो, पेड़ काटने के बाद ज़मीन दिखाएँगे। अगर हमने पहले दिखा दिया हमें ही सारे वहम करेंगे। अब लाख मना करने के बावजूद भी ब्रोकर के वो पेड़ कटवा दिया ऋषि ने। ये बात जब पता लगी तो फिर वो कहते हैं जी पंडित जी कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, जिस जगह पे पेड़ कटा है, उसी जगह पर पेड़ हम उगाएँगे दोबारा, आपका स्थान आपको मिलेगा। आप कृपया करके इस बच्चे को छोड़ दीजिए। अब वो मान नहीं रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मना दिया।
अब उस पेड़ का क्या कि ये कहते हैं जी जहाँ पर तो वो पेड़ है वहाँ पर तो पेड़ था, यानी कि वहाँ पर तो जगह ही बहुत कम है, पेड़ तो उगेगा नहीं। तो फिर पंडित जी ने कहा कि पेड़ तो उगेगा, आप वहाँ पर बीज रोपण कीजिए। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा और जितना जितना हिस्सा वो कवर घर का करता जाएगा, उस पे फिर आप रह नहीं सकते। यानी कि ये नहीं कि पेड़ काट के दोबारा कर दिया, वो आखिर में चाहे आपका घर का वो हिस्सा सारा टूट ही जाए, वो अपने आप ही जगह घेरता जाएगा और अपनी जगह ले लेगा। अब हो गया ठीक है जी बात। अब घर आ गए, उसके बाद से ऋषि बिल्कुल ठीक है। कुछ साल बीते, 2-3 वर्ष, तो ये सारे खाना वगैरह खा रहे थे। अचानक से ऋषि का बेटा ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है, बिल्कुल जैसे ऋषि कुछ साल पहले रोया था। तो ये सारे हैरान कि हो के गया, ये पूछते बेटा क्या हुआ क्या हुआ। जैसे ही वो सर नीचे करके ऊपर करता है, वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। समस्या फिर ये कैसे हो गया, ये तो ब्रह्म राक्षस ने वादा किया था। पेड़ की तरफ देखा जी, पेड़ भी बिल्कुल ठीक है, कोई कोई टाली तक नहीं टूटी, या गलती से टूटी है, कुछ नहीं है। अब ये अगले दिन पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी से पता लगता है कि कल रात को वो पंडित जी स्वर्ग से धार गए। जैसे ही वो दुनिया से गए, उसने अपना वादा ख़त्म कर दिया। डोंट नो अब क्या सिचुएशन है, लेकिन ब्रह्म राक्षस को छेड़ने का अंजाम आप देख सकते हो। हम्म। काफ़ी अलग टाइप का इंसिडेंट है ये। ब्रह्म राक्षस के किस्से इतने होते नहीं हैं, बड़े रेयर किस्से होते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है ना कि चलता फिरता कुछ है। बहुत हर जगह विद्यमान भी नहीं होते, और जहाँ पर होते हैं वहाँ पर फिर अपनी तरह की दिक्कत होती है। हम्म। तो फिर अगर ये ब्रह्म राक्षस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इन लोगों को मुक्ति कैसे मिलता है? कुछ क्रिया वगैरह करवाना पड़ता है कि उनका जब कर्म खत्म होगा तभी मिलेगा? मोस्ट पॉसिबली तो कर्मा खत्म होने का ही होता है, क्योंकि अब ये है ना कि कर्मों के हिसाब से दंड होता है। कौन सा कर्म किस वर्ष के लिए कितने वर्ष यहाँ पर उनको भोगना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। आजकल के डेट में ये तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक के बारे में कहीं बातें भी चल रहा है, इवन काफ़ी इंसिडेंट्स भी हम लोगों को देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम तांत्रिक कुछ जगह में बलि भी देते हैं, भले ही कोई मुर्गा या कोई अलग चीज़ का भी बलि देते हैं। तो इस बलि भी ब्लैक मैजिक या तंत्र के साथ कितना जुड़े हुए हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट भी होता है? सबसे पहले तो बलि की बात करते हैं। जो ये मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ ना, तो ये अभी संत प्रेमानंद जी के बारे में आप जानती हैं, उन्होंने रेफरेंस दी थी। बलि किसके आगे दी जाती है आमतौर पे सनातन में, जो करते हैं भी बलि, किसके आगे बलि देते हैं? महादेवी के आगे। महादेवी को क्या कहा जाता है? जगदम्बे, यानी सारे जगत का पालन करने वाली। तो उसमें पशु पक्षी नहीं आते? तो जब उनके सामने किसी पशु पक्षी का संहार करेंगे बिना किसी कारण के, बिना किसी कोई दोष के, तो वो खुश होंगी क्या? ये जो बलियाँ बुलियाँ ना, ये हमारे सनातन में पता नहीं कहाँ से आ गई। बलि क्या होती है? बलि का बेसिकली क्या मतलब होता है कि खुद को अर्पण करना, खुद को अर्पण करना। अब एक जो जीवन है परमात्मा ने हमें दिया, अगर हम जीवन ही अर्पण कर देंगे तो वो क्या हुआ? नाम नहीं लेंगे यूट्यूब करके, है ना, अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो परमात्मा ने हमें अपने आप को ख़त्म करने के लिए तो भेजा नहीं। अगर हमारा जन्म उनकी इच्छा से हुआ है, तो हमारी मृत्यु भी उनकी इच्छा से होगी। तो जो बलि है, बलि क्या होता है? एक सैक्रिफाइस, नॉर्मली सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस क्या करना? किसी जानवर को नहीं, सैक्रिफाइस करना है अपने अवगुण, अपने जो गलत हमारे हम कर्म करते हैं उनको मतलब कर देना कि हमने छोड़ दिए जी। अपने गलत कर्मों को छोड़ना ही बलि कहलाती है ना। गलत तो वो तो हमने करना नहीं, और हमने क्या करना है कि एक बेचारा बकरा मुर्गा जो जिनका कुछ है भी नहीं। सनातन में क्या कहा गया है कि पंच तत्व, किस चीज़ का आहार करना है, किस चीज़ का आहार नहीं करना। सिर्फ एक तत्व जिसमें विद्यमान है उसका आहार किया जा सकता है एज पर सनातन लॉ, और किसी चीज़ का भी नहीं। इंसान में 5 तत्व है, 4 तत्व होते हैं जो पशु पक्षी होते हैं, जो अपना सॉरी पशु बेसिकली होते हैं, और 3 तत्व होते हैं पक्षियों में, 2 तत्व होते हैं रेप्टाइल्स में, और 1 तत्व होता है पेड़ पौधों में। 1 तत्व का मतलब कि वो फील नहीं कर सकते। उनको उन फील इन द सेंस ये नहीं, हम कहते हैं कि फील करते हैं, जैसे बोस नाम मुझे भूल के, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सारा बनाया था कि जो पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं, सब कुछ है।
लेकिन उनका कोई वो नहीं है ना, इमोशंस नहीं है, इमोशंस नहीं है उनके कोई। लेकिन अगर किसी जानवर के माँ के सामने उसको काटेंगे तो उसकी माँ रोएगी ना, है ना? ऐसे ही मतलब कोई भी जानवर हो तो उनमें अगर हम मतलब परमात्मा के बनाए हुए जीव को हम दुखी कर रहे हैं, वो अब आपको गाली नहीं निकाल सकता, वो आप पर केस नहीं कर सकता, आपको जेल नहीं भिजवा सकता, वो खुद जितनी लिमिटेड बेचारे की जो भी है, उस किसी के खुले छोड़ के तो मारेंगे नहीं। अब आप किसी मतलब ये कहते हैं जी गायें खाते हैं, कहते हैं गाय के सामने उसका बछड़े को काट के देखो, जितनी हिम्मत होगी वो आपको एक बार करके रख देगी आपका काम तमाम। बांध कर क्यों रखा है, खुला छोड़ के रखो ना, फिर पता लगेगा मुकाबला क्या होता है। तो बलि का तो ये है कि बलि ना ही हमारे सनातन धर्म में बलि का कुछ कॉन्सेप्ट है, और ये सब मन मत है, मन मत की, हाँ अपने मन को बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है गालिब, वो चीज़ है। लेकिन काफ़ी जगह पे हम लोगों को दिखता है, लाइक इवन पहले भी तांत्रिक जो होते थे वो लोग बलि देते थे, इवन बिना बलि दे के उन लोगों को सिद्धि नहीं मिलता था। हम्म। ये भी हम लोगों को कहीं कहीं उल्लेख देखो मिलता ना, फिर है। वो बलि देवी को नहीं दी जा रही, बलि शैतान को दी जा रही है, बलि शैतान को दी जा रही है। शैतान क्या मांगता है, खून मांगता है, देवी थोड़ा खून मांगती है। अब कंसेप्ट है ना, जैसे वो कहते हैं जी माँ काली खून पीती है, अरे खून किसका उन्होंने पिया है, मधुकंठम का पिया था, सॉरी रक्त बीज का पिया था। और रक्त बीज को क्या वरदान प्राप्त था कि जब भी टाइम उसका गला खून कटेगा, गिरेगा तो वहां जैसे से एक खून रक्त गिरेगा, फिर बीज। उस चीज़ को काउंटर करने के हम्म। लिए माँ ने जहाँ जहाँ पे उसका रक्त गिरने लगता था तो हम्म। माँ वो खून पीती थी। ये तो लोगों ने पढ़ना नहीं हुआ, बस एक देख लेना पिक्चराइजेशन देख ली, माँ खून पी रही है, दैट्स इट, बस यहाँ तक ही। ये नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो जो शैतान को जो बलि चढ़ता है तो फिर शैतान का तो ब्लैक मैजिक या ये अब सब ब्लैक जो मैजिक का काला मतलब ही क्या जादू, हुआ? उल्टा काम। काला काला जादू कोई परमात्मा को थोड़ा भाने के लिए है। जैसे भगवान की पूजा होती है, वैसे ही शैतान की पूजा भी होती है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करके लोगों को बुरा करके बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो परमात्मा की कृपा नहीं होती, वो शैतान की कृपा होती है। और कितनी देर चलती है वो सब जानते हैं। आप इस जहान में बच भी जाओ किसी तरीके से, जब आप दूसरे जहान में जाओगे तो फिर पता लगेगा, है ना? हमारा गरुड़ पुराण शायद अगर आपने पढ़ा होगा या उसके कुछ रेफरेंसेस पढ़े होंगे, तो किस किस तरीके की सज़ा है, नरक है काफी हाँ किस तरीकों किस के। तरीके की सज़ा है, वो सब लिखा हुआ है वहाँ पे कि क्या क्या सज़ा मिलती है। माइट भी पॉसिबल आपने अपरिचित मूवी देखी होगी विक्रम की, जिसमें वो बताता है सारा, है ना? तो वो है, मतलब ठीक है, कलयुग है, सारा जो दोष है कलयुग पे थोड़ा मर सकते हैं। ऐसे कलयुग में कई संत महात्मा भी हुए हैं, वो भी तो जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये नहीं होता ना कि गलतियाँ गुनाह ना बन जाए बस। अब काला जादू क्या है, लोग ज़्यादातर अब यही सुनते हैं जी भाई अपने रिश्तेदारों पे करते हैं, दोस्तों पे क्या है, उनकी उनकी जिसे कहते हैं ना खुशी नहीं सही जा रही, हाँ, या कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। उनकी खुशी नहीं सही जा रही, काला जादू कर दिया। अरे भाई, अब वो जो बन चुका है अपनी मेहनत से बन रहा है, आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। चलो नहीं भी मेहनत में कमी, फिर आप सोचो कि यार मैंने कुछ अपने पिछले जन्म में कर्म ऐसे किए होंगे कि आज मेहनत करने के बावजूद भी मैं नहीं आगे सक्सेसफुल हो पा रहा या हो पा रही, मैं इसी जन्म में कर्म अच्छे कर लूँ। हो सकता है कि अगले जन्म में आप सोच, लोग कहेंगे भाई अगला जन्म किसी ने देखा है, ठीक है ना? तो देखा तो किसी ने कल भी नहीं है, तो आज आप क्यों गलत काम कर रहे हो अपने कल को सुधारने के लिए? बेहतर तो यही ना कि अच्छे कर्म करते रहो। अगर कल नहीं किसी ने देखा तो फिर आप जो आज गलत काम कर रहे हो किसी का नुकसान करने के लिए, वो भी क्यों कर रहे हो, कल किसी ने कौन सा देखा? हो सकता है कि जो इंसान का आप गलत करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसने इतना गलत किया हो कि वो खुद ही नष्ट हो जाए, लेकिन आप भी भागीदार बन रहे हो। अब इवन के देखो ना कि एक यहाँ तक है कि जो कार्तिक महाराज थे, जब उन्होंने तारकासुर का संहार किया था, तो उसके बाद उन्होंने उस दोष को मतलब उनको अपने मन में भाव आया था कि मैंने जैसा मर्जी चाहे मैंने किसी को मतलब मारा, मतलब चाहे वो राक्षस था, लेकिन मारा तो है ना मैंने किसी को। उस दोष से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की थी कि मेरे जो मैंने जो चाहे वो पाप नहीं है, लेकिन मतलब कि अपने आप को इतना हम्बल बनाओ कि यहाँ तक बोध होना चाहिए। काला जादू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो काला जादू के पर्सपेक्टिव में भी अभी कुछ कुछ चीज़ दिखता है, जैसे कि 2 मिनट में वशीकरण या फिर ऐसा कुछ कुछ तांत्रिक या कुछ आते हैं गुरु जी, वो लोग ये सब तरीका करते भी है, इवन काफ़ी लोगों का नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं?
कुकिंग आती है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ी बहुत बहुत आता भी है। चलो आती होगी, हाँ। है ना? देखो क्या होता है ना, जो कमिटमेंट होती है ना वो पूरी नहीं होती है आमतौर पे। 2 मिनट में तो मैगी नूडल भी कहते हैं बन जाते हैं। कभी बने हैं? मेरे तो नहीं बने नहीं, नहीं, एटलीस्ट, वो तो नहीं है ना? बने। हाँ, तो ये जो 2 मिनट का वशीकरण, इसलिए फिर लोग ना, अब देखोगे ना, कई तांत्रिकों का कोई पॉडकास्ट देखोगे तो उनके कमेंट्स के नीचे देखोगे कि अरे इसने हमें ठग लिया, हम तो, अरे भाई उसने नहीं, आपने ठगा, आप ठगे गए हो। आपके पास तो वो चल कर नहीं आया कि मेरे से वशीकरण करा लो। पहली बात तो यह कि आपकी नीयत में खोट है। वशीकरण का मतलब क्या है? किसी को कंट्रोल में करना। आप परमात्मा के उल्ट जा रहे हो, जो आपका कार्य क्षेत्र ही नहीं है। अगर आप किसी को कंट्रोल में करना चाहते हो तो आप उसको अपने प्रभाव से कर सकते हो, अपनी कमिटमेंट से कर सकते हो, अपनी लॉयल्टी से कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो? शॉर्टकट कर रहे हो। और फिर शॉर्टकट में जो आप पैसा दे रहे हो, कोई मतलब, ये कोई देखो, चलो हम बात करते हैं कानूनी तौर पर। जब कोई आपको कह रहा है कि 2 मिनट में वशीकरण करके देंगे, कोई आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहा है, तो फिर कोई ठगा कौन गया? जो खुद ठगने के लिए आया, है ना? तो लोग क्या चाहते हैं कि लोग लोग करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कि अच्छा यार, अच्छा 50,000 में काम हो रहा है, फटाफट हो जाएगा। नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। कुछ हद तक कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, अगर कोई मतलब पहुंचा हुआ तांत्रिक होगा कर देगा, लेकिन करने से पहले आप ये सोचो कि जो आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्या वो सच में परमात्मा का काम है या शैतान का काम है? तो अगर आपने शैतान की तरफ रुख कर लिया तो फिर आप आज भी गए हो, कल भी गए। काला जादू, मैंने अपने अपने चैनल पर भी, मैं मुझे पेड के भी ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ। मैं उनसे सिर्फ ये बात पूछता हूँ कि क्वेश्चंस पुट करूँगा सामने, पहले नहीं, उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आता। जिस दिन जो मान जाता है तो वो आएगा, उनसे पूछूंगा, कट नहीं होगा भाई, कि बाद में को कि आप ये पार्ट कट कर दो, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना हर एक का होता है, लेकिन ये भी है कि सही एटलीस्ट, मैसेज भी हाँ, सही कन्वे। मैसेज है, और उसके बावजूद भी आप बेवकूफ़ बनोगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ। सीधी सी बात है। तो ये नहीं है कि जो तंत्र मंत्र है इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप, इफेक्ट कैसे है? आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, हमारा हमारी हमारी पॉजिटिवनेस, या हम सोसाइटी में पॉजिटिव कैसे पहुंचा सकते हैं? किसी पर बहुत भयंकर कोई जादू हो गया तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लो, कि शायद चलो बात हो भी जाए, नहीं भी हो जाए, कोई आपको अच्छा लगे। मैं किसी को इंडोर्स नहीं करूंगा कि ये बड़े अच्छे तांत्रिक हैं, इनके पास जाओ। लेकिन अगर आप उल्टे काम करिए, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो कि जी भाई, वो बंगाल, और भी जैसे कह रहे हो ना कि हमारा हम्म। वो इसलिए मशहूर हुआ बाबा बंगाली की वजह से। हम्म। बाबा बंगाली के लगते लगे रहते होते हैं पोस्टर। हाँ, पता नहीं हाँ। कौन है, ये नहीं किसी को पता कौन है अच्छा। बाबा बंगाली, है ना? हाँ, सास बहू का रिश्ता हाँ, खराब हाँ, हुआ, है सही ना? बात। अपने प्रेम पाए, पति के ऊपर। पति के ऊपर वशीकरण हम्म। कराएं, ये कराएं, वो कराएं, खुलेआम लिखा हुआ है। सही बात है। हाँ, लोग देखो, फिर लोग उनको नहीं कुछ कहेंगे, जो पॉडकास्टर होते हैं ना, अरे ये तो हम्म। पैसों के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, सारी दुनिया पैसों के लिए कर रही है, आप जो कर रहे हो पैसों के लिए नहीं कर रहे, जो भी काम कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि आप, अच्छा बुरा आपने अपना देखना है। हम तो कोई किसी की पेरेंटिंग नहीं ना करेंगे। हमें जो पर्सन अप्रोच करेगा, हम हमारी टर्म्स पर अगर वो खरा उतर रहा है तो हम उसको अपना प्लेटफॉर्म देंगे, बात करें। अब मेरे रिसेंटली एक आए थे, मतलब गेस्ट आए थे, तो उन्होंने, मतलब सारी बात की, मैंने उनसे एक बात की थी कि मैं आपसे डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन पूछूंगा, और शूट हो गया पॉडकास्ट, बाद में मैं अपलोड करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर अटक चुके हो, कहते आप निश्चिंत होकर करो। और आई वॉज मोर देन सेटिस्फाइड। यानी उन पे खुद पे भी कॉन्फिडेंस था, उनका काम भी सही हाँ, था। वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल, हम्म। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं मोर देन, मतलब सेटिस्फाइड था हम्म। कि हाँ यार, बात तो है, सच में बात है। क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ, मुझे भी पता है कि कौन इंसान किस तरीके से बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं, मतलब जो ये तंत्र के फील्ड में आते रहते हैं पॉडकास्ट, मैं जिनको देख भी नहीं सकता, मतलब मैं टोलरेट नहीं कर, देखना टोलरेट नहीं कर सकता। उनके भी मुझे है कि आपके, मैं भाई, मैं हाथ जोड़े, मैं तो देख भी नहीं सकता, मेरा क्या पता, मैं बैठे बैठे तक तमाचा मार दूँ बाद में मुझे पड़े। तो ये दूर ही रहो। मैं तो यही कहता हूँ कि आप, परमात्मा का नाम सबसे ऊंचा है। जब आपने अपने आप को परमात्मा को एक बार समर्पण कर दिया ना, हाँ ठीक है, जैसे भाई चोट लगी है, प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा माइनर पार्ट। ये नहीं कि भाई खांसी हुई, अच्छा मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, पंडित जी बताइए क्या हुआ, तांत्रिक जी बताइए क्या हुआ,
मैं कल स्कूटी पे जा रहा था, मेरी स्कूटी स्लिप कर गई, पक्की बात है मुझ पर काला जादू किया है, ये नहीं। वहमी नहीं बनना है। बहुत रेयर जब हद हो जाए ना, जब आपको लगे कि यार चीज़ें इसके बावजूद ठीक नहीं हो रही, इतना मैंने कोशिश कर दी, फिर कंसल्ट कीजिए कि हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, और वो भी उससे जिस पर आपको पूरा विश्वास है। ना कि कोई भी यार अगर आपको चलता-फिरता नज़र आ जाए और कोई उसको भी को डेली लाइफ में छोटा-मोटा इंसिडेंट हो रहा है तो उसको हाँ, काला जादू बोल के डिफाइन करना। अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको मतलब इम्यूनिटी बढ़ाइए प्रॉब्लम्स की, तभी इंसान सफल होता है। यहाँ पर आप जो भी सफल होने का मतलब जो भी आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो उसको करते हो। छोटी-छोटी समस्या पे अगर आप इतना इतराएँगे तो फिर किस्मत भी आप पर कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं होगी। थैंक यू सुनील जी। हम लोग डिस्कशन के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। काफ़ी सारा चीज़ आज हम लोग आपके साथ बात किए हैं, काफ़ी सारा स्टोरीज़, काफ़ी सारा एस्पेक्ट हम लोग कवर किए हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। वंस मुझे अगेन। भी काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि जनता का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, और अगर आया तो फिर अगली बार फिर बैठेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल आनंद धारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।